आपको एनुअल इनफ्लो दे रखे हैं, एनुअल कैश इनफ्लो दे रखे हैं 1 लाख रुपए के। यूजफुल लाइफ आपको 4 साल दे रखी है प्रोजेक्ट की, सैल्वेज वैल्यू 0 है। लाइफ 4 साल है, सैल्वेज वैल्यू 0 है। अब IRR आपको 12% दे रखी है, IRR आपको क्या दे रखी है 12%, और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स दे रखा है आपको 1.064। कितना दे रखा है 1.064। ठीक है। अब आपको बोला गया है आपको 4 चीज़ें निकालनी है। कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट निकालनी है, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट मतलब कैश आउटफ्लो निकालना है आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब KE निकालनी है आपको, जिस रेट से डिस्काउंटिंग होती है, NPV निकालना है, पेबैक पीरियड निकालना है। आपको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर भी आपकी कन्वीनियंट के लिए दे रखे हैं, 12% में इतने, 11% में इतने, 10% में इतने और 9% में इतने, मतलब जो हम कैलकुलेटर पे करते हैं वो सब हमें दे रखा है। अब आपको सबसे पहले पूछा है कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट मतलब कैश आउटफ्लो। अभी तक के जो भी क्वेश्चन अपन ने किए हैं, कैश आउटफ्लो तो हमारे पास होता है, और कैश आउटफ्लो नहीं होता है, कैश आउटफ्लो नहीं भी होता है तो हमारे पास कैश आउटफ्लो निकालने के लिए इन्फॉर्मेशन होती है। जैसे इनिशियल इन्वेस्टमेंट होता है, पुराने वाले मशीन की सैल्वेज वैल्यू होती है, वर्किंग कैपिटल का इंक्रीज होता है, सब तुम्हें कॉपी में लिखा रखा है कि पुराने वाले को जो सैल्वेज वैल्यू वो माइनस करो, वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हो रहा हो तो वो प्लस करो। ऐसे करके हम कैश आउटफ्लो निकालते हैं। इसमें कुछ भी गिवन नहीं है, फिगर के नाम पे बस एक फिगर है मेरे पास 1 लाख रुपए, और कोई फिगर नहीं है। तो जैसे अपन लिवरेज में, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में इस तरह के मिसिंग फिगर वाले क्वेश्चन करते हैं तो हमें चाहिए होता है ट्रिगर पॉइंट, जहां से हमें कुछ क्लिक करे। यहां पे वो ट्रिगर पॉइंट बनेगा IRR। अब ये मेरे बताने के बाद तुम्हें 100% याद रहेगी ये चीज, लेकिन डायरेक्ट तुम करते तो बहुत देर लगती है सोचने में, क्योंकि हमें IRR का मतलब पता है कि वो रेट जिससे इनफ्लो और आउटफ्लो बराबर आते हैं, वो रेट जिससे इनफ्लो और आउटफ्लो बराबर आते हैं। तो यहां पे ऐसे शुरू करेंगे, एट IRR प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। इनफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू आउटफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू से क्या होगी, बराबर होगी। अब इनफ्लो हमें 1 लाख रुपए दे रखा है, बराबर सुनना प्लीज, और वो इनफ्लो 1 लाख रुपए ईयरली है। तो हमारे पास जब भी इनफ्लो गिवन होते हैं तो हम उनको क्या करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जो वैल्यू आएगी वही आउटफ्लो होना चाहिए, क्योंकि IRR पे तो इनफ्लो और आउटफ्लो बराबर होते हैं, और IRR कितने पे आ रही है 12% पे। अब 12% का जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है वो हम निकालते कैलकुलेटर पे 1/1.12 करके, लेकिन दे रखा है हमें। अब चारों 12% पे फैक्टर दे रखे हैं, 0.893, 0.797, 0.712, 0.683, 636, बट इनफ्लो सेम है, 1 लाख ही है ना, तो हम इन सबको प्लस करके प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर ले लेंगे। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर की जगह क्या ले लेंगे, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर। ठीक है, एट IRR जो कि कितनी है 12%, 3.038, सबको प्लस किया तुमने, 12% वाले को किया है ना प्लस, तो आपका आउटफ्लो आ जाएगा 3,03,800। ठीक है, क्योंकि जिस सीक्वेंस में पूछा उसी सीक्वेंस में निकालेंगे। तो ये आपका फर्स्ट आ गया कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। क्या आ गया, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट इज इक्वल टू 3,03,800 रुपीज आंसर। अब पॉइंट नंबर 2, अब पूछा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब KE। अब यहां पे तुम्हारी एक चीज और टेस्ट होगी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब KE जिस रेट से हम डिस्काउंटिंग करते हैं, और वो रेट हमेशा IRR नहीं होती, वो क्वेश्चन की रेट होती है। IRR तो हम निकालते हैं जिस रेट पे इनफ्लो और आउटफ्लो बराबर आते हैं, KE कोई IRR थोड़ी होती है। KE तो वो रेट होती है जिससे हम डिस्काउंटिंग करते हैं, 12%, 9%, 5%, 7% देता है वो तो क्वेश्चन, तो हमें तो पता नहीं है। ठीक है, तो यहां पे अब KE वो रेट है जिस रेट से हम इनफ्लो की डिस्काउंटिंग करते हैं, लेकिन अगर मैं वही रेट डिस्काउंटिंग 12% से करूंगा तो एग्जैक्ट आउटफ्लो आ जाएगा, क्योंकि IRR मेरी 12 है, लेकिन KE मेरा कुछ भी हो सकता है। तो हिंट के लिए 4 KE दिए हमें, 9 दिए, 10 दिए, 11 दिए, 12 दिए। अब KE कैसे आएगी, KE के लिए यहां देखो हमारे पास इनफ्लो था, ठीक है, सैल्वेज वैल्यू 0 से कोई मतलब नहीं है, लाइफ 4 साल है तो 4 साल की प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है हमारे पास, PI दे रखा है हमें। अब यहां देखो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का फॉर्मूला होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। कैश आउटफ्लो मतलब वही जो ऊपर मैंने निकाला, प्रोजेक्ट कितने का है, तो ये है मेरे पास और ये भी है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो,
ठीक है, ये है मेरे पास कितना 1.064 और कैश इनफ्लो मेरे पास है, वो नहीं पता मुझे क्योंकि वो तो डिस्काउंटिंग करके पता चलेगा ना। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो मुझे अभी नहीं पता और आउटफ्लो मुझे पता है 3,03,800। इधर ले जाओ। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो कितना आएगा 3,23,243। अब मेरी बात कान खोल के सुनना, ये आ गया ठीक है। अब ये डिस्काउंट ऐसी रेट से डिस्काउंटिंग करके आया होगा जो रेट से हमने डिस्काउंटिंग करी होगी, वही तो रेट हमें नहीं पता लेकिन इनफ्लो तो पता चल गया ना। तो अब मेरी तरफ देखो 2 मिनट, ये आता अगर इनफ्लो 1 लाख आता है 1 लाख इनटू करता उसको फैक्टर से, तो ये आता फैक्टर आता उस रेट से जिस रेट से मैंने डिस्काउंटिंग करी होती। तो फैक्टर अगर मेरे पास इनफ्लो है ये ऐसे आता, लिख के ही कर लेते ना अपन, ये ऐसे आएगा 1 लाख इंटू प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी फैक्टर, ये वो रेट होगी जिस रेट से मैंने डिस्काउंटिंग करी होगी। और सुन लो ये जिस रेट से मैंने डिस्काउंटिंग करी होगी ना ये आउटफ्लो के बराबर नहीं आएगा क्योंकि IRR थोड़ी है। अगर मैंने इसको IRR से करा होता तो ये 3,03,800 ही आता, लेकिन ये तो 3,23,000 आया है, तो इसका मतलब ये IRR से डिस्काउंटिंग नहीं करी, कोई और रेट से करी होगी, वो रेट ही तो फाइंड आउट करनी है। तो इसको किस एन्यूटी फैक्टर से मल्टीप्लाई करूं कि ये आ जाए 3,23,243। तो प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी फैक्टर 3,23,243 डिवाइड बाय 1 लाख 3.232443 यही आएगा। अब ये जितने भी एन्युटी फैक्टर दे रखे हैं इनको प्लस करो, ठीक है। अभी खड़े हो जाओ, ये क्वेश्चन के बाद बैठ जाना, ठीक है। इन सारे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टरों को प्लस करो, किसका टोटल ये आ रहा है। 12 का मत करना, 12 से तो नहीं आ सकता है, बाकी के 3 ऑप्शन में है। 9 लो, 10 लो, 11 लो, पहले 9 लो। एक जना 10 से करो और 9 से 3.239 है ना, हाँ तो ठीक है, ये बैठ गया 23, ठीक है, राउंड ऑफ में। तो हमारी, ठीक है, तुम इसको ऐसे लिखोगे, बाय कंपेयरिंग दिस फैक्टर फ्रॉम फैक्टर्स गिवन बिलो, फैक्टर्स गिवन बिलो we get COC कॉस्ट ऑफ कैपिटल विच इज इक्वल टू 9%। ये हमारा आंसर है, आंसर 2, ये आंसर 1। अब थर्ड तो एनपीवी पूछिए। तो एनपीवी कैसे आती है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। और याद रखना एनपीवी तभी आएगी जब मैं IRR से नहीं करूंगा, IRR से करूंगा तो इनफ्लो और आउटफ्लो तो सेम आता है। तो एनपीवी आ रही है मतलब मैंने कोई और रेट से करी होगी, तो 12 से नहीं, तो मेरी रेट तो वैसे भी 9 है, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो मैंने निकाल रखा है, ये रहा 3,23,243 और आउटफ्लो भी मैंने निकाल रखा है 3,03,800 19443 आंसर। अब 4th नंबर पे क्या पूछा है, ठीक है, पेबैक पीरियड। पेबैक पीरियड, मेरी बात सुनो, पेबैक पीरियड मैंने तुम्हें 2 बताए थे, एक डिस्काउंटेड पेबैक, एक नॉर्मल पेबैक। डिस्काउंटेड मैंने उस समय भी बोला था, तभी लगाना जब बोले, नहीं तो नॉर्मल लगाना। नॉर्मल पेबैक पीरियड का फॉर्मूला होता है, पेबैक पीरियड का फॉर्मूला होता है, देखो इसका होता है इनफ्लो और आउटफ्लो, और इसका उल्टा होता है कैश आउटफ्लो अपॉन एनुअल कैश इनफ्लो। और मैंने तुम्हें कहा था कि ये अगर अलग अलग हो तो इंस्पेक्शन से निकलता है, लेकिन यहाँ तो इनफ्लो सेम ही है, 1 लाख ही है, तो कैश आउटफ्लो तो है 3,03,800 और इनफ्लो है 1 लाख। डिवाइड करोगे 3.038 है, तो 0.4 ले लेते हैं आंसर। ये पेबैक पीरियड है। फोटो ले लो इसका, पॉज करो। लॉकवुड लिमिटेड wants to replace its old machine with a new machine। वे पुरानी मशीन को नई मशीन के साथ रिप्लेस करना चाहते हैं। अब हमारे पास 2 मॉडल अवेलेबल है, ए और बी। दोनों की जो कॉस्ट आएगी वो 5 लाख आएगी। दोनों मॉडल से जो कॉस्ट आएगी वो कितनी आएगी। तो ये कंपैरिजन वाला क्वेश्चन है कि ये वाली लेके, अब
सेल्वेज वैल्यू 1 लाख होगी दोनों में। अरे ओल्ड मशीन की अंडरलाइन करो, ओल्ड मशीन की सेल्वेज वैल्यू कितनी होगी 1 लाख। पुरानी वाली मशीन 1 लाख में बिक जाएगी, नहीं लूंगा तो पुरानी बिक जाएगी। ठीक है, आगे यूटिलिटी मेरे को पेन दे दो एक। The utilities of existing machine can be used if company purchase model A, and additional cost of utility to be purchased in this case will be 1 lakh. ठीक है, if the company purchases B, then all the existing utility will have to be replaced and new utility will cost 2 lakh. ठीक है, and the salvage value of all utility will be 0.2 lakh, मतलब 20,000। ये बहुत बढ़िया लाइन है। अब समझो थोड़ा इसको, मेरी तरफ देखो। क्या है, हमारे पास 2 मशीन लेने के ऑप्शन है। अगर मैं ए वाली मशीन लेता हूँ ना, तो जो मेरी ओल्ड मशीन को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ ना, जो 1 लाख में बिक रही है, उसकी कुछ यूटिलिटी मतलब कुछ पार्ट इधर काम आ जाएंगे, क्योंकि ए वाली मशीन का इंटीग्रेशन उसके हिसाब से होगा, तो इधर से कुछ पार्ट निकल के आएंगे, वो एज इट इज इसमें लग जाएंगे। लेकिन अगर मैं बी वाली मशीन लेता हूँ, वो भी 5 लाख की पड़ रही है, तो उस वाली मशीन में इसके इंटीग्रेशन जो पार्ट है वो इधर काम नहीं आएंगे, तो मुझे इसके लिए यूटिलिटी मतलब पार्ट्स अलग से खरीदने पड़ेंगे जो 2 लाख रुपए के पड़ेंगे। अब जब मैं इधर पुराने वाले पार्ट यूज नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं नए लूंगा, तो वो पुराने वाले में बेच दूंगा कबाड़ में, तो वो कबाड़ में 20,000 रुपए में बिकेंगे। तो 20,000 का बेनिफिट मुझे ए में नहीं मिलेगा, क्योंकि ए में तो पार्ट ही यूज आ जाएंगे, लेकिन बी में मुझे वो पार्ट यूज नहीं आएंगे, तो वो 20,000 का बेनिफिट मिलेगा। लेकिन उसके चक्कर में मुझे वो पार्ट खरीदने पड़ेंगे जो मुझे 2 लाख रुपए के पड़ेंगे। तो प्राइमा फेसी इतना पड़ने पे मुझे कंपनी मशीन ए ज्यादा अच्छी दिख रही है बी से। क्यों? क्योंकि ए भी 5 लाख की और बी भी 5 लाख की। या तो ये थोड़ी महंगी करते, ये थोड़ी सस्ती करते, तुम तो दोनों 5-5 लाख की करिए। तो अगर मैं आउटफ्लो निकालूंगा तो मेरा यही बेटर आएगा। अब ये डिसीजन को चेंज कर सकते हैं इनफ्लो, तो इनफ्लो दोनों मशीन से अलग अलग होने चाहिए, अलग अलग ही होंगे तो ही क्वेश्चन बनेगा। तो इनफ्लो देखो दोनों से अलग अलग है। ए से कितने हैं? 1 लाख, 1.5 लाख, 1.80, 2 लाख, 1.70, और वो मशीन बेचूंगा तो 50,000 आएंगे। ये कौन सी मशीन बेचूंगा सर मैं? ए वाली। पहले कौन सी बेच रहा था? ओल्ड वाली। ओल्ड वाली भी बेच रहा था मैं, वो 1 लाख में बिक रही थी। बी वाली को लिखूंगा तो उससे इनफ्लो देखो ज्यादा आ रहे हैं, 2 लाख, 2.10 ये वो, और हमारा एन्युटी फैक्टर कितना है? 15% है। ये एक अच्छी चीज कर रहा है कि जो चीज आपको याद ही होती है उसको क्या बार बार कैलकुलेटर पे करो, तो वो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर खुद साइड में दे रहा है। अभी एग्जाम के पैटर्न में भी ये देखने को मिल रहा है, इंस्टीट्यूट ये चीज फॉलो कर रहा है, एन्युटी फैक्टर साइड में दे देता है ताकि कहाँ कैलकुलेटर पे टाइम वेस्ट करे बच्चा, थोड़ा टेक्निकल चीजें ज्यादा पूछे, उससे ये कैलकुलेटिव चीज को कम कर दे। हाँ, IRR पूछेगा तो फिर ये नहीं देगा, क्योंकि वहां तो तुम्हें ही निकालना है। टारगेट रिटर्न हमारा 15% है, 15% ही सही, हमने डिस्काउंटिंग करी थी तो टारगेट रिटर्न 15% ही है हमारा। ये IRR नहीं है, लेकिन IRR वो होती है जिससे इनफ्लो और आउटफ्लो सेम आए। कंप्यूट फॉर द 2 मशीन से NPV निकालो, डिस्काउंटेड पेबैक और डिजायरेबिलिटी मतलब प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकालो। डिजायरेबिलिटी फैक्टर मतलब PI, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, और बताओ कौन सी मशीन अच्छी है। चलो फटाफट करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 2 पहले करूंगा कैलकुलेशन ऑफ कैश आउटफ्लो। पहले आउटफ्लो निकालने पड़ेंगे। क्या निकालने पड़ेंगे? मशीन ए का और मशीन बी का। सबसे पहले दोनों की कॉस्ट, इसकी भी कितनी है? 5 लाख, और इसकी भी कितनी है? 5 लाख। ये तो पढ़ा भी हमने, प्लीज ध्यान से सुनो। अब ऐड यूटिलिटीज टू बी परचेज, जो यूटिलिटी हमें खरीदनी पड़ेगी। बोला है वो इधर नहीं खरीदनी पड़ेगी, इधर नहीं खरीदनी पड़ेगी, उधर खरीदनी पड़ेगी। कितने की है यूटिलिटी? द यूटिलिटीज ऑफ एग्जिस्टिंग मशीन, एडिशनल यूटिलिटी ऑफ मशीन परचेज विल बी 1 लाख। इफ द कंपनी परचेजेस बी, देन द एग्जिस्टिंग यूटिलिटी विल हैव टू बी रिप्लेस विद द न्यू यूटिलिटी विच विल कॉस्ट 2 लाख। मतलब यहाँ पे हम यहाँ पे भी 1 लाख की तो खरीदनी पड़ेगी क्योंकि पुरानी यूज में आ जाएगी, लेकिन वहां तो पुरानी यूज में नहीं आएगी, तो पूरी 2 लाख की खरीदनी पड़ेगी। तो प्लस इधर 1 लाख और इधर 2 लाख। अब तुम्हें पढ़ाया था कैश आउटफ्लो में सैल्वेज वैल्यू ऑफ ओल्ड मशीन लेस होता है, क्योंकि हाथों हाथ वो मशीन बिक जाएगी तो पैसा आएगा। अब मैं ए लूं कि बी लूं, पुरानी तो बेचूंगा ही सही, तो 1 लाख तो इधर भी मिलेंगे और 1 लाख इधर भी मिलेंगे। और इधर एक फायदा क्या होगा कि अगर मैं यूटिलिटी पुरानी वाली यूज नहीं करूंगा तो उधर काम आ जाएगी, वो बिक जाएगी मतलब। तो लेस सैल्वेज वैल्यू ऑफ यूटिलिटीज, तो कितना? 20,000। तो ये आ गई आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट या कैश आउटफ्लो, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। इधर तो वही आ गई वापस 5 और इधर आ गई।
तो मैंने तुम्हें कहा ही था प्राइमा फेसी देखने पे ये अच्छा लग रहा है क्योंकि कॉस्ट कम है, लेकिन इनफ्लो की वजह से डिसीजन चेंज होगा। इसका इनफ्लो अलग है और इसका इनफ्लो, हम सीधे इनफ्लो को प्लस करके तो डिसीजन लेते नहीं है, हम इनफ्लो की क्या निकालते हैं, प्रेजेंट वैल्यू डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करने के बाद। तो एक टेबल बनेगी, फटाफट टेबल हाथ चलने चाहिए, ठीक है। ये नंबर 1 हो गया। अब नंबर 2, कैश इनफ्लो प्रोजेक्ट ए के, कैश इनफ्लो प्रोजेक्ट बी के, फिर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, क्योंकि इनफ्लो अलग अलग है तो एन्युटी फैक्टर नहीं लगेगा, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लगेगा। हर इनफ्लो को हर फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर आएगी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ए, फिर आएगी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बी। लवीना मेरे को जल्दी जल्दी इनफ्लो बोल सारे। 1 2 3 4 5, हाँ जल्दी जल्दी बोल। 1 लाख, 1.5 लाख, 170। तो सैलवेज भी 5वें साल में मिलेगी, तो इसमें ऐड कर दूं 170 में 50 ऐड कर दो, कितनी आ जाएगी 2 सैलवेज को जोड़ के। इसके भी इनफ्लो बताओ। 2 लाख, 210, 180, 170, 40 प्लस 60, 1 लाख। सैलवेज जोड़ के ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 0.87, 0.756, 0.658, 0.571, 0.497। 497। फटाफट एक जना कैलकुलेशन पे लग जाया करो। इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे। 87,000 एक जना 87,000 फिक्स, हाँ 1,13,400। नीचे नीचे सर, नीचे सर इसने सॉल्व कर रखा है। 1,74 इधर ए वाला हटा 1,18 84,490 नहीं सर 109 के लिए 40। ये सर तूने सैलवेज को अलग से मल्टीप्लाई किया होगा। 109,340। 340 इधर का बताओ। 158,760 1,18,440 440 97,240 1 लाख है भाई इधर 49,700 इसका 540, 598,140 इसका 542, 42 580, 580, 542, 580 सही लिखा था। यार 5 42, 580। हाँ ये तो सब वर्किंग नोट है। इनफ्लो और आउटफ्लो की कैलकुलेशन होगी। अब एक एक जिस सीक्वेंस में पूछा उस सीक्वेंस में आंसर देंगे। नंबर 1 क्या पूछा है सबसे पहले, एनपीवी पूछिए। एनपीवी का फॉर्मूला होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। तो पहले ए का और फिर बी का। ए का इनफ्लो आया 542,580 और आउटफ्लो आया था 5 लाख, तो एनपीवी आई 42,580। इसका इनफ्लो आया 598,140 और ये आया था 580, 18,140। तो कौन सा अच्छा है, ए। आउटफ्लो के हिसाब से भी यही अच्छा दिख रहा था क्योंकि आउटफ्लो कम लग रहा था, लेकिन इसका इनफ्लो इतना ज़्यादा नहीं आया कि उसकी आउटफ्लो की जो सेविंग हुई थी उसको कंपनसेट कर पाए। तो मशीन ए अच्छी है। अब एक और क्या पूछा है, डिस्काउंटेड पे बैक। क्या पूछा है, अब मेरी बात सुनो, डिस्काउंटेड वाला पूछा है, नॉर्मल वाला नहीं पूछा। तो डिस्काउंटेड वाले में क्या होता है, हम इनको प्लस करते हैं और इंस्पेक्शन से निकलेगा, क्योंकि इनफ्लो अलग अलग है तो फॉर्मूला थोड़ी लगेगा। तो डिस्काउंटेड पेबैक, डिस्काउंटेड पेबैक फॉर्मूला नहीं लगेगा, इंस्पेक्शन से निकलेगा। पेबैक पीरियड वो होता है जिस पे हमारा इनफ्लो और आउटफ्लो सेम, मतलब कितने साल लगेंगे हमें आउटफ्लो को रिकवर करने में, कितने साल लगेंगे हमें आउटफ्लो को रिकवर करने में।
तो इनको कैलकुलेटर पे जोड़ो और इंस्पेक्शन से पता करो, इसको जोड़ो, इसको जोड़ो, इसको जोड़ो, इसको जोड़ो, फिर यहाँ तो 5 साल ही पूरे हो जाएंगे। तो यहाँ तक देखो कितना हो रहा है, यहाँ तक 4 मतलब नहीं हो रहा अभी भी पूरा। तो फॉर्मूला ये होता है, इधर देखो, इधर देखो, लॉजिक से 5 लाख हमें रिकवर करने हैं और आप कह रहे हो कितना आया 432 433 इतना हम रिकवर कर चुके हैं। अब जो बचा हुआ हम इतना हम कितने साल में रिकवर कर चुके हैं, 4 साल में, तो 4 प्लस में आ जाएगा। अब जो बचा हुआ अमाउंट है वो 5वें साल में रिकवर करेंगे, लेकिन 5वें साल में तो हम 1,09,340 कमाएंगे। 4.6 ईयर्स, तो ऑलमोस्ट 5 साल का तो प्रोजेक्ट ही है और 4.5 में तो पेबैक की रिकवरी हो रही है। रिकवरी जितनी लेट हो उतना खराब है प्रोजेक्ट। अब उसका देख लेते हैं, बी का। प्लस करो इन सबको, 580 तक पहुंचना है हमें। पहले इनको 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 पहले 4 में मतलब नहीं हो रही रिकवरी, तो 4 प्लस कर दो। अब रिकवरी करनी है 580 की, और कितनी कर चुके हैं 548 4 अच्छा, और आखिरी साल में तो हम कमाएंगे 49,700। तो कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, पेबैक तो दोनों का ही सेम सा है। तो पेबैक के हिसाब से तो तुम इसको ही चुनोगे फिर से। फिर क्या बोला है, और पीआई भी निकालो तीसरे नंबर पे। पीआई होता है कैश, यहाँ होता है इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, यहाँ डिवाइड हो जाता है, तो इनफ्लो डिवाइड बाय आउटफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश। अब ये लास्ट बार फॉर्मूला लिख रहा हूँ, अब जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा उसमें नहीं लिखूंगा। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो अपॉन कैश आउटफ्लो, ए का और बी का। ए का तो है 542,580 डिवाइड बाय 5 लाख 5,98,140 डिवाइड बाय 5,80,03 आंचल। ठीक है, कौन सा अच्छा है? पेबैक के हिसाब से प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स से भी यही अच्छा है, उससे भी वही अच्छा है, और सबसे यही अच्छा है। हाँ नहीं दिख रहा, दिख गया? ठीक है, अभी पॉज कर दो, फोटो ले लो और अगले पे आओ। थर्ड क्वेश्चन, हिंडिलीवर कंपनी है एक जो नया प्रोजेक्ट ऑफ लाइन डालना चाहती है। इट इज़ एंटिसिपेटेड दैट द न्यू प्रोजेक्ट विल इन्वॉल्व कैश आउटफ्लो ऑफ 7 लाख एट टाइम 0, मतलब ईयर 0, मतलब इनिशियल इन्वेस्टमेंट 7 लाख का लगेगा, एंड देन 10 लाख इन ईयर 1, मतलब इसमें 2 बार आउटफ्लो लगेगा, 0 ईयर पे भी लगेगा और 1 ईयर पे भी लगेगा। कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। 1 ईयर पे लगेगा तो उसको भी डिस्काउंटिंग करके 0 पे ले आएंगे, है ना। और जो कैश इनफ्लो होंगे वो 2.5 लाख होगा ईयर 2 में, मतलब ईयर 2 से इनफ्लो स्टार्ट होंगे, क्योंकि ईयर 1 में तो पैसा ही लग रहा था ना, तो 2 से इनफ्लो स्टार्ट होंगे। वो कितने होंगे? 2.5 लाख, फिर कितने होंगे? 3 लाख, फिर कितने होंगे? 3.5 लाख, और उसके बाद 4 लाख होंगे थ्रू आउट 10 ईयर्स, मतलब 4 साल को हटा दूँ अगर, तो अगले 6 सालों तक मेरा इनफ्लो कितना रहेगा? 4 लाख 4 लाख 4 लाख 4 लाख। अब थोड़ा दिमाग लगाएंगे हम लोग, जो चौथे साल से अगर मैं यहाँ पूरे 4 to 10 लिखूंगा तो उनको सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मैं उनके एन्युटी फैक्टर से कर लूंगा। लेकिन एन्युटी फैक्टर तो मेरा क्या होता है, 4th ईयर तक तो हो गया, तो मेरे को तो 5th से 10 चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, पूरे 10 ईयर का एन्युटी फैक्टर निकाल लूंगा और पहले 4 साल के हटा दूंगा, तो 6 साल का आ जाएगा। समझे कि नहीं समझे? समझ गए ना, क्योंकि कैलकुलेटर के हिसाब से बता रहा हूँ। कैलकुलेटर में जब हम 1/1 + r करेंगे तो हम जैसे इक्वल टू दबाएंगे तो 1 का 2 का 3 का 4 का, तो पूरा टोटल होगा 10 साल तक। और अगर आप ये करोगे कि नहीं सर 6 साल ही ले लेंगे ना, तो तुम तो फिर शुरू के 6 साल ले लोगे, तो गलत हो जाएगा। हमें तो आखिरी के 6 साल लेने हैं। आखिरी के 6 साल निकालने का कैलकुलेटर पे कोई तरीका नहीं है, कैलकुलेटर पे पूरा निकलेगा। वो तो मेहनत ज़्यादा लगेगी, उससे तो मेहनत ज़्यादा लगेगी। ठीक है, तुम लोग अगर पहले साल का निकालोगे, दूसरे साल का, तीसरे साल का, चौथे साल का, फिर 5वें साल का करके M+ करोगे, तो याद रखो पहले तो कि 5वें से M+ करना है, फिर 6ठा M+, फिर 7वां M+, फिर 8वां M+। इससे अच्छा पूरे 10 साल का तुम तो जैसे निकालते हो वैसे निकाल के GT दबा दो, और 10 साल का निकलने के बाद पहले 4 ईयर का हटा दो, तो लास्ट के 6 ईयर का बच गया हो। और पहले 4 ईयर का तुम्हें कॉपी में लिखना भी पड़ेगा, क्योंकि पहले 4 ईयर में इनफ्लो अलग है, तो उनका इनफ्लो तो हमें, उनका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर तो हमें कॉपी में लिखना ही पड़ेगा। तो जब कॉपी में लिखेंगे ही सही, तो माइनस करने में क्या जा रहा है, तो वो शॉर्ट ट्रिक होगी हमारे लिए। ठीक है,
आगे बोला गया है कि हमें डिस्काउंटिंग करनी है 15% से। कितने परसेंट से बताओ, एनपीवी निकालो। दूसरे में बोला गया है अगर रेट 10% हो तो एनपीवी निकालो। ये क्या टाइम पास, मैं एक में निकालूंगा बस, है ना, दो में नहीं निकालूंगा। फिर बोला गया है आईआरआर कितनी होगी, फिर बोला गया पेबैक पीरियड कितना होगा। चलो देखते हैं, ये बहुत लंबा क्वेश्चन हो गया बोर्ड उसके हिसाब से, तुम्हारे अटेम्प्ट के हिसाब से। ये क्वेश्चन तो बढ़िया है, इतना लंबा नहीं आएगा। इसमें पहले 2 देकर छोड़ सकता था वो, आईआरआर में तो इसने एस्टेस कर दी फिर, ठीक है, क्योंकि आईआरआर में तो फिर हमें 2 रेट चाहिए। हालांकि हम 15% से और 10% से डिस्काउंटिंग करेंगे ही सही, तो उससे हमें एनपीवी पता चली जाएगी। तो एक रेट ऐसी जिससे प्लस और एक रेट ऐसी जिससे माइनस। अगर यही 2 रेट से प्लस माइनस आ गई तो हम आईआरआर का फॉर्मूला खींच देंगे। लेकिन अगर दोनों से ही प्लस में आया तो फिर एक रेट और लगेगी, और दोनों से ही माइनस में आया तो भी एक रेट और लगेगी। तो या तो इन दोनों रेटों से एक बार प्लस एक बार माइनस आ जाए तो पाप कटे, नहीं तो फिर आईआरआर के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। पेबैक पीरियड में कोई मेहनत नहीं है, पेबैक तो हो जाएगा। डिस्काउंटेड वाला है ना, नहीं नॉर्मल है, नॉर्मल है, ठीक है। तो नॉर्मल पेबैक इंस्पेक्शन से पता चलेगा, क्योंकि इनफ्लो हर साल सेम है, अलग अलग, अरे इनफ्लो हर साल अलग अलग है, सेम नहीं है। सेम होता है तो फॉर्मूला लग जाता है, क्या फॉर्मूला, कैश आउटफ्लो अपॉन एनुअल कैश इनफ्लो, क्या लग जाता है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7, एक 3 सॉरी टेबल बनाते हैं। कैश आउटफ्लो का एक बनाता हूं पहले, और ईयर भी 0 से स्टार्ट करता हूं, 0 1 2 3 4। उसके बाद ले लेता हूं 5 to 10, क्या ले लेता हूं। तो यहाँ आउटफ्लो कितना लग रहा है पहले साल में, 7 लाख, और फिर कितना लग रहा है, फिर आउटफ्लो थोड़ी लग रहा है, फिर इनफ्लो लग रहा है। तो कैश इनफ्लो पहले 0 में नहीं है, 1 में भी नहीं है, इनफ्लो है ना, 2 से शुरू हो रहा है, कितना 2 लाख 50,000। अब प्रेजेंटेशन का खास ध्यान रखना, यहाँ लिखेंगे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ऑब्लिक एन्युटी फैक्टर, क्योंकि मैं लास्ट में एन्युटी फैक्टर भी लिखने जा रहा हूँ, तो हर छोटी छोटी चीज भी उसको बतानी है कि ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर भी है और यहाँ हम एन्युटी फैक्टर भी लिखने वाले हैं। ईयर 0 पे तो कोई प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर होता नहीं है, ईयर 1 पे 1 डिवाइड बाय 870, इधर 756, इधर 6, और यहाँ लगेगा दिमाग। तो पहले 10 साल का करो पूरा, उसको जीटी करो और उसमें से ये सब हटा दो। 2.16, एक जना और क्रॉस चेक कर लो, यही आ रहा है। पक्का ऐसे ही कराना तुमने, पहले 10 साल का लिया, जीटी दबाया तो 10 साल का आ गया, 10 साल में से पहले 4 साल का हटा दिया तो लास्ट के 6 साल का ही। तो सबका यही आ रहा है, तू चेक कर ले एक बार, ला मेरे को भी दे दे एक बार। अरे यही आ रहा होगा यार, चलो मल्टीप्लाई करो। हाँ, ये यहाँ तो 7 लाख ही आ जाएगा, है ना, और यहाँ 10 लाख को करूँगा तो 8,70,000 आ जाएगा। अब मेरी बात सुनो बच्चों, यहाँ मैं हेडिंग दे देता हूँ कैश फ्लो, इनफ्लो आउटफ्लो नहीं लिखता, नहीं तो मुझे 2 कॉलम बनाने पड़ जाएंगे। अब कैश फ्लो लगा देता हूँ, और अगर ये आउटफ्लो है तो ब्रैकेट लगा देता हूँ, ये भी आउटफ्लो है तो ब्रैकेट लगा देता हूँ, बाकी सारे इनफ्लो हो जाएंगे, ठीक है। 1,89,000 एग्जैक्ट, फिर फिर 2,00,200, 2,00,200। अब मेरी बात सुनो, सीधे एनपीवी आ जाएगी, क्योंकि ये इनफ्लो है या आउटफ्लो है, माइनस कर लो, एनपीवी आ जाएगी। हाँ, कितना आ रहा है, 8,65,000, वो ले लो, 8,65,000 फिक्स। हाँ, दो तो माइनस में आ रहेगी, माइनस में आएगा तो यार 118,700 यार। अब प्लस माइनस तो सही से करो भाई।
118,193 एग्जैक्टली यही है। चेक कर लो इसको एक बार। 118,193 तुमने जो बोला है ये प्लस करके माइनस करा है भाई, चेक कर लो एक बार कितना आ रहा है। 200 आ रहा है इनका। हाँ ठीक है, 7 रुपये का फर्क है। हाँ मेरे लाल तू कहो भी मैं लिख ले। ठीक है, अब मैं 10 से नहीं कर रहा, समझ गए तुम लोग, 10 से नहीं कर रहा मैं। तो ये मेरा 1 वाला पार्ट सॉल्व हो गया। अब 2 वाला पार्ट तुम करोगे बाय टेकिंग प्रेजेंट वैल्यू एट 10%, हो जाएगा वो। उससे इसका आंसर देख लो सीधे सीधे। टेबल तो ऐसी की ऐसी बनी होगी, बस ये चेंज हुआ होगा 10% से। एनपीवी बता रहे हो, तो 10% लेकर एनपीवी कितनी आएगी 2 प्लस में। तो आईआरआर तो ये 2 रेट लेके हो जाएगा, क्योंकि लेकिन गलत सुलत होगा, मतलब लॉजिकली बैठेगा नहीं, क्योंकि इतना डिफरेंस है। एग्जाम में टाइम तो बचाना पड़ेगा, बिल्कुल सही है। ठीक है, क्योंकि तुमने अरे बेटा तो बैठी रहेगी क्या, यही क्वेश्चन थोड़ी आएगा तुम। और इसमें एक प्रॉब्लम और है, आउटफ्लो भी अलग अलग 2 बार है, तो तुम जो भी रेट लोगे उसको आउटफ्लो से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत लंबा पड़ जाएगा। ठीक है, इस आईआरआर तो अपने आप में ऐसी चीज़ है कि जो खुद एक क्वेश्चन आना चाहिए बस आईआरआर का, ऐसे वो किसी के साथ देने वाली चीज़ होगी कि पहले तुम एनपीवी पूछ लो, पेबैक पीरियड पूछ लो और थोड़ा सा आईआरआर भी निकाल देना। ठीक है, तो थोड़ी सी थोड़ी निकलती है आईआरआर, तो फिर लंबी चलती है। तो अगर कभी भी आईआरआर निकाले और इस तरह का क्वेश्चन हो तो यही स्मार्टनेस दिखानी है। अगर एक रेट से प्लस आ गया और एक रेट से माइनस आ गया तो बस उन्हीं दोनों के बीच की आईआरआर है। ठीक है, और चेक वेक भी करने मत बैठना, चेक करना ही बताया तुम्हें, लेकिन यहाँ तो चेक भी मत करना, इतना लंबा क्वेश्चन है, कोई चेक करने के एक्स्ट्रा मार्क्स थोड़ी देगा। ठीक है, लास्ट अब थर्ड पे निकलेगी आईआरआर। आईआरआर में याद रखना लोएस्ट रेट तो ले लूँगा 10 और हाईएस्ट रेट ले लूँगा 15 और फिर फॉर्मूला लगा दूंगा LR प्लस P1 माइनस P0 P1 माइनस P2 इंटू हाइएस्ट माइनस लोएस्ट। तो अगर ये फॉर्मूला लोएस्ट रेट तो है 10, P1 लोएस्ट रेट से जो आएगा, लोएस्ट से तो प्लस में आएगी 2 51 450 और आउटफ्लो तो ये है, लेकिन आउटफ्लो ये नहीं है, आउटफ्लो ये है। तो 8 और 7 15,70,000 यही है ना आउटफ्लो। अरे एनपीवी ले लिए, सॉरी P1 लो, पूरी लो, सॉरी अब पूरी तो है ही नहीं ना मेरे पास। तो ये जो आई है ना, इसमें ये जोड़ लो तो वो इनफ्लो है। एनपीवी कैसे आती है, इनफ्लो में से आउटफ्लो हटाकर, तो इसमें आउटफ्लो वापस जोड़ दो तो इनफ्लो आ जाएगा। तो P1 में इनफ्लो लो, इसमें फिर सुन लो ये जोड़ दो दोनों। तुम पागल हो गए हो क्या, उसको माइनस थोड़ी करना है, प्लस ही करो उसको। अरे यार सुनो, इधर देखो, इधर देख ले पहले, सारे इनफ्लो में से आउटफ्लो हटाते हैं तो एनपीवी आती है। अब ये एनपीवी नेगेटिव है, इनफ्लो ये है और ये आउटफ्लो है, तो ये माइनस का इधर जाके हो जाएगा प्लस, तो ये इनफ्लो आ जाएगा। ऐसे सिखाऊं ना तुम लोगों को, इनफ्लो में से आउटफ्लो माइनस होता है तो क्या आती है, एनपीवी। अब ये इनफ्लो है, ये माइनस आउटफ्लो है, ये माइनस का आउटफ्लो इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो जोड़ो दोनों को तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो आ जाएगा 14,51,807 माइनस आउटफ्लो तो वही है 8 और 7 15,70,000। फिर आएगा, फिर P1 में तो यही लूंगा 14,51,860। फिर P2 में देख लो, ये मत लेना है तो एनपीवी है। इसमें फिर क्या करो, वही इनफ्लो को जोड़ दो, अरे आउटफ्लो को जोड़ दो। क्या हालत है तुम्हारी यार, ये है, अब ये आउटफ्लो है, तो फॉर्मूला तो वही है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो, तो एनपीवी चेंज हुई है, फिर वापस जो आउटफ्लो है उधर आके प्लस ही होगा, दोनों को जोड़ोगे तो इनफ्लो आ गया ना। P1 और P2 का मतलब होता है इनफ्लो, P1 मतलब होता है इनफ्लो एट लोएस्ट रेट और P2 का मतलब होता है इनफ्लो एट हाईएस्ट रेट, ये होता है। ठीक है, तो इनफ्लो एट हाईएस्ट रेट आएगा कितना, इसमें ये जोड़ दो ना यार, 15 और 17 18 लाख। रेट मत देगी, अगर 10% करेंगे उसमें
10% आउटफ्लो पे लगा है। हाँ वो वाला लो, फिर हमने उसको करा नहीं है तो वो रेट जो इसने 10% से करा है वो वाला लो। 16 लाख ऊपर वाला कितना हो रहा है? 16,09,000। तो उसमें ये जोड़ो 2,45,000। 18 लाख 5 इंटू हाइएस्ट है तुम्हारी 15 माइनस 10। ये यार चलो नीचे वाला करो फिर ऊपर वाला करो, इंटू 5 कर दो। क्या हो गया देव, कोई डाउट है बेटा? पॉइंट इसकी क्यों अलग क्यों आ गई? रेट तो इसने भी वही 15 और 10 ही ली होगी। अरे फॉर्मूला अलग लगाता है, हम अलग लगाते हैं, लेकिन हमेशा आंसर सेम आता है। ये एनपीवी लेता है, मैं एनपीवी नहीं लेता, मैं P1 माइनस P0 वाला लगाता हूँ। बात तो वही पड़ती है। ये जो चीज तुमने दिमाग लगाई ना, शायद ये उसने नहीं लगाई। मतलब 10% के अंदर आउटफ्लो अलग होगा ना, वो चीज इसने नहीं लिया है, शायद इस चक्कर में फर्क आ रहा है। नहीं उसका आया फर्क, अगर एनपीवी उसने ये लिए तो उसका तो आया उसके फॉर्मूले के हिसाब से तो वो सही है ना। तो फिर अपने हिसाब से अपन कैसे गलत हो गए? हमेशा इससे सही आता है, दोनों में सेम आता है, फर्क आता ही नहीं है कभी भी। ठीक है, एक बार कैलकुलेशन रिवर्स चेक कर लो। ठीक है, अपनी भी वही आएगी 13.55। एक चीज उल्टी कर दी थी कि P1 जो होता है वो इन्फ्लोएड लोएस्ट रेट होता है, तो लोएस्ट रेट तो 10 है, हम वो वाली ले रहे थे। तो ये वाली आएगी 251 और उसमें आउटफ्लो जोड़ोगे तो ये आएगा 18 लाख। मतलब जो यहाँ हम 18 ले रहे थे ना, वो 18 इधर आएगा, और जो इधर 14 ले रहे थे वो 14 इधर आएगा, क्योंकि P1 होता है एट लोएस्ट रेट, P2 होता है एट हाईएस्ट। हर बार यही फॉर्मूला लगाते हैं और हर बार आंसर दोनों से सेम ही आता है। ठीक है, चलो लो, अब डिस्काउंटेड पेबैक तुम निकाल लेना। ठीक है, डिस्काउंटेड निकालना है, नॉर्मल निकालना है? नॉर्मल निकालना है ना, तो नॉर्मल तो देखो इंस्पेक्शन से पता चल जाएगा। इधर देखो, नॉर्मल पेबैक क्या होता है? जिस ईयर में हमारा पूरा हो रहा हो। तो यहाँ तो 2.5 हो रहे हैं, यहाँ 3 हो रहे हैं, यहाँ 3.5 हो रहे हैं, प्लस करते जाओ, ये 9 लाख हो रहे हैं। फिर ये 4 साल हो रहेगा, तो वो जोड़ो 13, फिर एक और जोड़ो, तो एग्जैक्ट ही 17 हो गया, और हमारा आउटफ्लो भी कितना है? 17। तो पेबैक पीरियड 6 ईयर्स आएगा। कौन सा ईयर आएगा? 6 ईयर। देखो पहले साल में तो कोई पैसा मिल नहीं रहा है, पैसा कहाँ से मिल रहा है? दूसरे साल से। तो प्लस के पेबैक पीरियड क्या होता है? जिस साल में इन्वेस्टमेंट की रिकवरी हो रही है। तो 1 2 3 ये जोड़ा, फिर यहाँ पे 4 लाख 2 बार जोड़े तो 5 साल हो गए, और ईयर 1 में तो कुछ मिला ही नहीं था, तो वो 1 साल, तो 1 और नीचे से 5 ये जोड़े, टोटल कितने साल में रिकवरी हो रही है? 6 सालों में रिकवरी हो रही है। हाँ बोलो। P0 तो होता है कि कैश आउटफ्लो। अब ये ऐसा तो ना होता कि रेट लोएस्ट रेट या हाईएस्ट रेट, तो आपने ये वाले भी लिया है पर 15,70,000, इसको ये भी तो ले सकते थे 16,09,000। क्या 15,70,000 लिया यहाँ पर आपने। हाँ 15,70,000। 16,09,000 मतलब उसके 10% से जो आउटफ्लो आ रहा है वो, ये आपने P0 एट 15% दिया। हाँ वो 10%, मतलब वो ये बीच वो थोड़ी ना है, वो क्या बोलते हैं, आपने ये हाईएस्ट रेट वाला लिया है। P0 तो ऐसे नॉर्मल अपन कोई लेते हैं कि वो होता है। समझ गया, तेरा डाउट समझ गया कि हम लोग जो आउटफ्लो लेते हैं वो तो जो लगता है, क्योंकि किसी क्वेश्चन में आउटफ्लो ईयर 0 के अलावा लगता ही नहीं है, 1 ईयर में लगता ही नहीं है, वो तो हमेशा 0 ईयर पे ही लगता है। तो जब 0 ईयर पे लगता है तो हम लोग तो सीधा ले लेते हैं उसको। अब यहाँ 0 पे भी लग रहा है, 1 पे भी लग रहा है, कह रहा है कि जब 0 का लग रहा है वो तो पूरा लेंगे, लेकिन जो 1 का लग रहा है वो डिस्काउंटिंग करके लेंगे। तो डिस्काउंटिंग 15 से ही क्यों करिए, वो 10 से भी हो सकती है, और फॉर्मूले में P0 एक ही बार आता है, तो मैं या तो 15 से ले सकता हूँ या 10 से ले सकता हूँ। तो इनहेरेंट लिमिटेशन है, तो मैं किसी एक रेट से लेना पड़ेगा। ठीक है, क्या करेंगे, और कोई तरीका ही नहीं है, ऐसे दोनों का एवरेज करके थोड़ी ले सकते हैं। और IRR के अंदर तो क्या होता है कि वहाँ पर अगर ये हमारे को किसी और रेट से भी डिस्काउंटिंग करने को बोलता, IRR के अलावा, मान लो ये कहता पूरे प्रोजेक्ट को 8% से डिस्काउंटिंग करो, तो फिर मैं 8% से जो आता ना वो लेता, फिर IRR की 15-10 को नहीं छेड़ता, लेकिन कोई और रेट भी नहीं दी थी। तो आप 15 से लो या 10 से लो, किसी से भी ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आउटफ्लो दूसरे सालों में भी लग रहा है। ठीक है, पेबैक पीरियड समझिए क्या बोल रहा हूँ मैं, वापस से सुन लो।
आउटफ्लो जो होता है ना वो तो आउटफ्लो होता है कि कितना पैसा हमारी जेब से लगा। अब ईयर 0 पे ही पैसा लग जाता है तो हमें उसकी डिस्काउंटिंग अभी करनी नहीं पड़ती। ईयर 0 पे 15 लाख लग रहे हैं, हम 15 लाख पूरे ले लेते हैं, P0 का मतलब। लेकिन अब यहाँ ईयर 0 के अलावा ईयर 1 पे भी लग रहा है, तो ईयर 1 में जो पैसा लग रहा है उसकी मैं किस रेट से डिस्काउंटिंग करूँ, 15 से कि 10 से? तो यहाँ पे हमने बाय डिफॉल्ट 15 वाली ले ली, पहले 15 चल रहा था, या तो मैं 10 वाली भी ले सकता था, लेकिन मैं दोनों का एवरेज करके या कोई और तरीका, क्योंकि फॉर्मूले में P0 एक ही बार आ रहा है तो वो आएगा तो एक ही अमाउंट, तो 15 से लूँ के 10 से लूँ, किसी से भी आप ले सकते हो, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। क्लियर है? हाँ, लेकिन अगर इसमें एक रेट डिस्काउंटिंग करने के लिए अलग से भी दी होती कि 8% से डिस्काउंटिंग करो पूरे प्रोजेक्ट की, और फिर बोला होता IRR निकालो, तो 8% से जो आता ना आउटफ्लो में वो उसको कंसीडर करता। नेक्स्ट, हाँ, इसका पेबैक पीरियड तो कितना आएगा बच्चों? एग्जैक्ट 6 साल। देख लो इसका 6 साल ही आ रहा है, ठीक है। कितना आ रहा है? 6 ईयर्स। इसने भी इंस्पेक्शन से कराया, सीधे 6 ईयर्स लिख दिया है, क्योंकि पेबैक का तो सिंपल मतलब होता है जिस साल में हमारा इनफ्लो कंप्लीट हो रहा है, अरे आउटफ्लो रिकवर हो रहा है। इसका फोटो ले लिया था क्या तुमने? ले लेना, हो जाएगा ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी तुम 10% से भी करोगे तो घर पे एक बार प्रैक्टिस के लिए कर लेना इसको। 4th क्वेश्चन, जल्दी पढ़ो। एलाइट कुकर इवेल्युएटिंग 3 इन्वेस्टमेंट प्रपोजल है इनके पास। पहला, प्रोड्यूस अ न्यू लाइन, नया एल्यूमिनियम स्केलेट, क्या है स्केलेट्स, पता नहीं यार, होता हो कुछ। एक्सपेंड इट्स एग्जिस्टिंग कुकर, या तो नया बनाए या पुराने वाले को ही एक्सपेंड करे, या एक दूसरा हाई क्वालिटी कुकर बनाए। एक तो ये था कि पुराने वाले को एक्सपेंड वो करे, मतलब उसमें एल्यूमिनियम का कुछ जोड़ दे। दूसरा ये था कि पुराने वाले को ही बस एक्सपेंड कर दे नए मार्केट में। और तीसरे वाले में एकदम ही नया ही कुकर बनाए। पहले वाले में तो क्या सिर्फ एल्यूमिनियम का जोड़ देते, तीसरे वाले में तो बिल्कुल नया ही कुछ बनाया अलग से, कुकर की कुछ और ही बना दे मतलब, ठीक है। अब इफ ओनली प्रोजेक्ट इन क्वेश्चन इज अंडरटेकन, अब तीनों में से हमें एक लेना है, तो एक्सपेक्टेड प्रेजेंट वैल्यूज तो हमें दे रखी है कि अगर पहले वाले से चले तो इन्वेस्टमेंट इतना है और इनफ्लो इतना है, दूसरे वाले से चले तो इन्वेस्टमेंट इतना है और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो इतना है, तीसरे वाले से चले तो इन्वेस्टमेंट इतना है और इनफ्लो इतना है। बढ़िया क्वेश्चन लग रहा है क्योंकि इसमें प्रेजेंट कैश फ्लो और इनफ्लो तो दे ही रखे हमें, कैश आउटफ्लो और इनफ्लो तो दे ही रखे हमें। अब क्या पूछेगा वो, एनपीवी वगैरह पूछता है तो सुनो इधर, आउटफ्लो में से इनफ्लो हटाऊंगा तो एनपीवी भी आ ही जाएगी, ठीक है, डिस्काउंटिंग करने के बाद, ठीक है। और डिस्काउंटिंग भी नहीं करनी क्योंकि ऊपर प्रेजेंट वैल्यू लिखी हुई है, तो अंडरलाइन कर लो उसको। प्रेजेंट वैल्यू मतलब आज की वैल्यू है, वो बोला है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो, मतलब फ्यूचर में जो कैश फ्लो होने वाले हैं उसकी आज वैल्यू। तो जब प्रेजेंट वैल्यू दे रखी है तो रेट वेट का नाटक नहीं है। जब प्रेजेंट वैल्यू दे दी, आउटफ्लो दे दिया, तो फिर इसमें कुछ ना कुछ घुमा फिरा के कुछ ना कुछ आएगा। पढ़ो, अगर हम 1 और 2 को जॉइंटली करें तो कोई इकोनॉमीज नहीं मिलेगी। इकोनॉमीज में तुम्हें कॉस्टिंग में पढ़ा था ना, उसमें एफएम में, सॉरी इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, मतलब जब हम 2 ऑपरेशंस को साथ में करते हैं तो सिनर्जी बेनिफिट्स मिलते हैं। 1 + 1 11। तो यहाँ कोई अगर मैं 1 और 2 दोनों प्रोजेक्ट को भी कर लूँ ना, मतलब एक्सपेंड भी करूँ और प्रोड्यूस भी करूँ, तो कोई सिनर्जी बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। देयर विल बी नो इकोनॉमीज, ठीक है। विद 1 and 3, अगर मैं 1 और 3 को करूँ तो कुछ इकोनॉमीज पॉसिबल है। क्या होगा उससे कि एक मशीन दोनों में काम आ जाएगी, ऐसा कुछ होगा, और उससे टोटल इन्वेस्टमेंट दोनों का 440 ही लगेगा। कितना लगेगा? अब पेज टर्न करके देखो, 1 और 3 का टोटल इन्वेस्टमेंट ऐसे कितना लग रहा है? 2 लाख और 270 दिख रहा है मुझे, तो कितना लग रहा है? 470, और यहाँ 440 ही लगेगा। इसको बोलते हैं सिनर्जी बेनिफिट्स। 1 + 1 11, ठीक है। कि अगर मैं एक कोचिंग चला रहा हूँ, हुसैन एक कोचिंग चला रहा है, हम दोनों मिलके एक कोचिंग चलाए, तो मेरा बच्चा भी मेरे से भी पढ़ेगा, हुसैन से भी पढ़ेगा, और हुसैन का बच्चा हुसैन से भी पढ़ेगा, मेरे से भी पढ़ेगा। 1 + 1 11 सिनर्जी बेनिफिट्स मिलेंगे दोनों के साथ काम करने से। और ये कई बार नहीं भी मिलते, क्योंकि मेरा बच्चा सिर्फ मेरे से ही पढ़ रहा है, हुसैन से नहीं पढ़ना चाहता, तो अब मैं हुसैन को जबरदस्ती ले आऊँगा तो मेरे से भी नहीं पढ़ेगा, ठीक है। सेम चीज़ हुसैन के साथ भी हो सकती है, ठीक है। तो कई बार सिनर्जी बेनिफिट्स मिलते हैं और कई बार नहीं भी मिलते हैं। तो 1 और 2 में तो नहीं मिल रहे हैं, लेकिन 1 और 3 में मिल रहे हैं। और 2 और 3 को करूँ तो उसमें भी मिलेगा। 2 और 3 में क्या होगा कि हमारे जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो है, मतलब उधर आउटफ्लो अफेक्ट हो रहा था, यहाँ इनफ्लो अफेक्ट हो रहा है। इनफ्लो कितना हो जाएगा? 620। पेज टर्न करो, 2 और 3 का इनफ्लो देखो कितना था। 2 का था 185 और
585 था, कितना था, और ऐसे हो जाएगा 620, हमें 35,000 का क्या मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा। तो मेरी बात सुन लो, 1 और 2 को साथ में करने से कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, 1 और 3 को साथ में करने से फ़ायदा मिल रहा है, 2 और 3 को भी साथ में करने से फ़ायदा मिल रहा है, और अगर मैं तीनों को एक साथ करूं, तीनों, तो भी कुछ फ़ायदा मिलेगा। क्या कि 1,25,000 का एक्सटेंशन होगा, मतलब नई जगह लेनी पड़ेगी, तो फ़ायदा तो क्या मिलेगा, तो नुकसान हो गया, 1,25 का और नई जगह लेनी पड़ेगी, कि तीनों के लिए मशीनें होंगी, तो तीनों के अंदर जो आउटफ्लो है वो बढ़ जाएगा। अब कैलकुलेट एनपीवी निकालनी है हमें, क्या निकालनी है, एनपीवी, ठीक है, कोई बड़ा नहीं है, छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है, तो ओरली कैलकुलेटर पे सॉल्व हो सकता है क्वेश्चन को, क्योंकि करना ही नहीं है हम लोगों को। चलो क्वेश्चन नंबर 4 मैं इवेल्युएट करूंगा, पहले मैं जनरल लिख देता हूँ। जनरल मतलब क्या, कि जो चीज़ गिवन है, कैश इनफ्लो पहले लिखूंगा मैं, फिर मैं लिखूंगा कैश आउटफ्लो, और फिर मैं लिखूंगा एनपीवी, क्या लिखूंगा, नॉर्मल, ठीक है, ये, और यहाँ मैं लिख देता हूँ प्रोजेक्ट। टायर बात मत कर यार प्लीज, पहले वाले के इनफ्लो बताओ। एक लाख, यहाँ से 90, 70 आएगा ना, और यहाँ 31। अगर मैं इनको इंडिविजुअली करूँ तो सबसे ज़्यादा फायदा तीसरे प्रोजेक्ट में है। अब हमें तो कॉम्बिनेशन से देखना है, कॉम्बिनेशन अगर एक चीज़ को पछाड़ देगा तो वो कॉम्बिनेशन बेस्ट है, सिनर्जी बेनिफिट्स मिलेंगे, नहीं तो फिर हमें सिर्फ प्रोजेक्ट 3 ही करना चाहिए। तो ऑप्शन 1 में मैं करूँगा 1 और 2, उससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन करके तो देखिए। तो 1 और 2, तो उसमें मेरा कैश इनफ्लो हो जाएगा 490 प्लस 185, और आउटफ्लो हो जाएगा 2 लाख प्लस 1,15। तो मेरी एनपीवी हो जाएगी, ठीक है, बढ़िया हो गया ना। मतलब 1 + 1 11 नहीं हुआ, फिर भी फायदा तो हुआ दोनों को जोड़ने से, क्योंकि इंडिविजुअल में तो 1,30 ही था, दोनों को साथ में करूंगा तो 1,60 होगा। हालांकि इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा होगा दोनों में, तो इनफ्लो भी ज़्यादा ही लगेगा। अब ऑप्शन 2, 1 और 3, उसमें कैश इनफ्लो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनफ्लो तो कितना रहेगा 1 और 3 का, 1 का 290 और 3 का 4 लाख, तो 290 प्लस 4 लाख। लेकिन जो आउटफ्लो लगेगा उसमें सिनर्जी मिलेंगी। क्या सिनर्जी मिलेंगी, कि अगर मैं 1 और 3 का आउटफ्लो देखूं तो 1 और 3 का 470 होता है, लेकिन कंबाइन करने पे मुझे 470 नहीं लगेंगे, 440 ही लगेंगे। कितने लगेंगे, ये बहुत बढ़िया हो गया काम। यहाँ 160 ही थी, यहाँ 2.5 लाख थी। ऑप्शन 3। अब मैं 2 और 3 को साथ में करूँगा, तो उससे मेरा कैश इनफ्लो, ठीक है, 2 हो जाएगा मेरा 185 और 3 हो जाएगा मेरा 4 लाख। हाँ, मतलब जुड़ के ज़्यादा होगा, तो इसमें भी सिनर्जी मिलेंगे, तो सिनर्जी वाला लेंगे। सिनर्जी कितने मिलेंगे, 26, और लेस कैश आउटफ्लो। आउटफ्लो में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 2 और 3 का आउटफ्लो तो वही रहेगा, ये आउटफ्लो। थोड़ा सा ना दिमाग खुला रखना है इसमें, नहीं तो सिली मिस्टेक हो सकती है। वैसे तो उठा के पटकना है। 2,15, 1,15 और 2,70, 2 लाख। ये कितना आएगा, 385, और एनपीवी आएगी 235, एनपीवी 235, ठीक है। ये 1, ये 2, ये 3, अब 1, 2, 3 तीनों एक साथ। तो अब ऑप्शन 4, 1, 2, 3 ऑल टुगेदर, सबका साथ सबका वितरण।
इसमें एक दिमाग और लगाना है अपन को। क्या 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 क्या? हाँ, ये बात कि बेनिफिट तो तीनों को साथ में करने में मिल ही रहा है, तो तीनों को साथ में करेंगे तो जब इनफ्लो यहाँ पे बड़ा था, इनफ्लो आउटफ्लो यहाँ कम लगा था, तो आउटफ्लो ये वाला लेंगे 1 और 3 का और 2 को अलग लेंगे, और इनफ्लो लेंगे 2 और 3 का और 1 का अलग लेंगे, क्योंकि सिनर्जी तो यहाँ पे भी मिल ही रहे ना। क्या ये बात समझा पा रहा हूँ मैं आपको? जब मुझे 1 2 3 को साथ में करना है तो 1 2 3 को साथ में करने से भी सिनर्जी मिल रहे हैं, तो मैं 1 और 2 में फायदा है तो 1 2 को एक साथ लेके 3 अलग लूंगा, और इनफ्लो में अगर 2 और 3 में फायदा मिला है तो 2 और 3 को एक साथ लेके 1 अलग लूंगा, तो वो सिनर्जी का भी मैं यहाँ पे ध्यान रखूंगा। तो देखो पहले कैश आउटफ्लो लूंगा, सॉरी पहले कैश इनफ्लो लूंगा, फिर एनपीवी आएगी। तो कैश इनफ्लो, प्लीज इधर देखना, इनफ्लो जब लूंगा तो इनफ्लो में कहाँ फायदा मिला था? जहां मैंने जोड़ा नहीं है ना वहां फायदा मिला है, जहां जोड़ा नहीं है वहां डायरेक्ट लिए मैंने। तो 620 मेरे को यहाँ मिले थे 620, और किस में मिले थे 620? 2 और 3 में कितने मिले थे? क्या हो गया बेटा? एक मिनट रुक जा, मैं समझा दूंगा, पहले अभी मैं खुद भूल जाऊंगा, ठीक है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। 2 और 3 के अंदर इनफ्लो कंबाइन करने पे ज्यादा मिला था, तो इंडिविजुअल नहीं लूंगा, इनका कंबाइन लूंगा, और 1 का इंडिविजुअल लूंगा। तो ऐड कैश इनफ्लो ऑफ 1 का तो सीधे ही ले लूंगा मैं, तो 1 का इनफ्लो कितना है मेरा? 290। कितना है? 290, ठीक है, 9,10,000। और अब जब लेस करूंगा मैं कैश आउटफ्लो, तो आउटफ्लो में क्या होता है कि जब मैंने 1 और 3 को कंबाइन किया था तो कम लगा था इंडिविजुअल से, तो मैं कैश आउटफ्लो 1 और 3 का कंबाइन लूंगा, कितना? 440, और 2 का अलग से ले लूंगा, तो 2 का आउटफ्लो कितना है? 115 माइनस माइनस, और सब प्लस माइनस। हाँ, एडिशनल भी लगा था, यहां लगा था एडिशनल, तो जगह ऐड एडिशनल स्पेस, कुछ एडिशनल स्पेस भी लगेगी, तो वो कितनी लगेगी? 125। कितनी लगेगी? 125। लेस ही तो कर रहा हूं, लेस ही कर रहा हूं, ठीक है, यहां नहीं लिख रहा हूं, आउटफ्लो में ही लिख रहा हूं। तो एनपीवी 2,30,000 आंसर आ गया। देख लो एक बार कौन सा अच्छा आया। ये 2 3 ये आया अच्छा, 1 और 3, तो देखो 1 और 3 वाला अच्छा है। वन और 3 वाला अच्छा है, ठीक है। अब एक मिनट मेरी बात सुनो, 5th वाला है, सेलो लिमिटेड इज बाइंग अ न्यू मशीन, यूजफुल लाइफ इज 5 years, कॉस्ट इज दिस, स्क्रैप वैल्यू इज दिस। 80% स्टार्ट में लग जाएगा पैसा, 20% फर्स्ट ईयर के बाद लगेगा। मशीन जो है वो 50,000 यूनिट बनाती है, 3 रुपये सेलिंग प्राइस है, डायरेक्ट कॉस्ट 1.75 है, और उसमें डेप्रीसिएशन एसएलएम मेथड से लगेगा, और वुड भी 40,000, मतलब फिक्स कॉस्ट 40,000 है, उसमें डेप्रीसिएशन इंक्लूड है। सेकेंड ईयर में सेल्स प्रमोशन के खर्चे करने पड़ेंगे जो 10,000 होंगे और फिर 15,000 होंगे इन द फर्स्ट एंड सेकंड ईयर, मतलब फर्स्ट ईयर में 10,000 होंगे और सेकंड ईयर में 15,000 होंगे। एनपीवी निकालनी है 10% से, एक सिंपल है, कर लोगे तुम लोग, मैं तुम्हें समझा देता हूँ। बस एक चीज़ सुन लो बस, कि पहले तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट 1.25 है इसका, तो उसमें 20% तो बाद में लगेगा पहले साल में, और 80% 0 ईयर में लग जाएगा। तो जो फर्स्ट ईयर में लगेगा उसकी डिस्काउंटिंग करना, डिस्काउंटिंग की रेट हमें दे रखी है, उसके बाद जैसे स्टेटमेंट बनता है ना वैसे बना देना। तुम क्या करना, सेल में से वेरिएबल कॉस्ट पहले ही हटा देना, कॉन्ट्रीब्यूशन निकाल लेना, कॉन्ट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करना और डेप्रिसिएशन वापस से प्लस करना। अब फिक्स कॉस्ट के अंदर डेप्रिसिएशन ऑलरेडी इंक्लूड है, तो डेप्रिसिएशन वापस से प्लस करना, क्योंकि हम इनफ्लो लेते हैं। लेकिन हम इनफ्लो लेते हैं जब टैक्स होता है, और इस क्वेश्चन में टैक्स की रेट है ही नहीं, तो तुम जितना डेप्रिसिएशन माइनस करोगे उतना ही प्लस होगा, तो बीच में टैक्स बेनिफिट तो मिलेगा ही नहीं, तो डेप्रिसिएशन को इग्नोर कर देना। क्या कर देना? कैलकुलेटर हाथ में लो, 1.25 की आपकी कॉस्ट है और स्क्रैप वैल्यू 30 है, माइनस करो 30, और यूजफुल लाइफ 5 years है, डिवाइड करो 5 से, तो आपकी जो 40,000 की फिक्स कॉस्ट है उसमें 19,000 का डेप है, वो 19 हटा देना, बट डेप तो कितनी लेके चलना? 21। फिर सुन लो, हमारा तरीका होता है हम सेल में से सारी कॉस्ट माइनस करते हैं, डेप माइनस करते हैं, टैक्स माइनस करते हैं, डेप वापस प्लस करते हैं। यहाँ पे हम डेप माइनस भी करें प्लस भी करें तो बीच में टैक्स तो है ही नहीं, क्योंकि टैक्स की रेट नहीं है, तो टैक्स बेनिफिट मिल ही नहीं रहा, तो डेप को इग्नोर करेंगे। तो आपकी फिक्स कॉस्ट 40 में से 19 का डेप हटा के 21 पकड़ना, बस। बाकी बिल्कुल सिंपल है, इनफ्लो भी दे रखे हैं, आउटफ्लो भी दे रखे हैं, एनपीवी निकालनी, हो जाएगा ये। 5 तक हो गए, बाकी कल देखते हैं। धन्यवाद, बंद करो इसको।